नमस्कार, जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और आज बहुत ही खास व्यक्ति से आज आपको मिलाने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन एक मजदूर परिवार में जन्मे, जिन्होंने संघर्ष से सफलता तक की कहानी गढ़ी, जो वर्तमान में कृषक समाज विकास के प्रधान संपादक हैं। जहमत उठाकर आप जो तशरीफ़ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात, हम दिल भी बिछाए हैं। तो पूनाराम कुल्हाड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद आपको जी। तो अब हम आपके बचपन की ओर चलते हैं। सर, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ पले बढ़े? मैं अपने बचपन के विषय में जानकारी देने के पहले उस माँ को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और वो जगत जननी को प्रणाम करता हूँ। और जो मेरी जन्मस्थली जहाँ आप बैठे हैं, ये मेरी जन्मस्थली है। मैं इसको प्रणाम करते हुए अपनी बात चालू करता हूँ कि हे माँ, सदा तूने हमें बढ़ना सिखाया है। हे माँ, सदा तूने हमें बढ़ना सिखाया है। सदा सहयोग से रहकर हमें जीना सिखाया है। यही आशीष दे हमको, जगे सहयोग की ज्योति, सजग सामाजिकता से हो सुशोभित नाम भारत में, सजग सामाजिकता से हो सुशोभित नाम भारत में। क्या बात है सर। धन्यवाद आपको, आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे विषय में जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो अपन जहाँ आज बैठे हुए हैं, इसी भूमि पर मैं पैदा हुआ जी। 1 मई 1950 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मैं पैदा हुआ। और 1950 से लेकर लगातार मेरा पूरा जीवन संघर्ष पे बीता है। मैंने कक्षा दूसरी तक यहीं पर अध्ययन किया, शिक्षा अध्ययन किया। नॉर्मल स्कूल जो पहले कहा जाता था, मैंने वहाँ पर अध्ययन किया। परंतु यहाँ पे बहुत से आतंकी और देशद्रोही और विद्रोही के कारण से मुझे अपनी खुद की जन्मभूमि को छोड़ कर के, मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, उनको आज़ाद वार्ड में जाकर किराए के मकान पर रहना पड़ा। और वहाँ हमने बहुत मुसीबत के दिन काटे। तीसरी से हिंदी मेन बोर्ड शाला नगर पालिका के जो सामने है, वहाँ पर मैंने अध्ययन किया। और 6वीं तक अध्ययन करने के बाद फिर मैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ आवेदन लगाने पर कि साहब ऐसी स्थिति मेरे साथ बनी हुई है। अब उस 6वीं पढ़ने वाले बच्चे को क्या पता ऐसी कौन सी जानकारी होती है। परंतु मजिस्ट्रेट साहब को मुझे तो नाम पता नहीं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, जब मेरे पिताजी मेरे को उंगली पकड़ के वहाँ मजिस्ट्रेट के कक्ष में ले गए, तो उन्होंने मेरी बात को एक सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत ऑर्डर कर दिया कि इनको इस भूमि पर पुनः काबिज कराया जाए और इसका पूरा सही बंटवारा, खानदानी बंटवारा किया जा करके इनको पुनः प्रतिष्ठापित किया जाए। तब मैं यहाँ पर आके उपस्थित हुआ। और उपस्थित होने के बाद में फिर मैंने अपना शिक्षा अध्ययन चालू किया। कक्षा 8वीं तक मैंने यहीं फिर नॉर्मल स्कूल में पढ़ा। नॉर्मल स्कूल से पढ़ने के बाद कक्षा 9वीं से मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश पाया। वहाँ पर मिस्टर J.K. सिंह साहब थे प्रिंसिपल, और राजकिशोर वर्मा जी थे सहायक प्रिंसिपल। इनके विशेष मार्गदर्शन में मैंने अध्ययन किया। परंतु उस समय की परिस्थिति इतनी व्याकुल थी कि हम खाने को मोहताज थे। हम खाने के लिए दो समय की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे। हमने ऐसी स्थिति में काम किया और 8वीं से कक्षा 8वीं 9वीं से मैंने खुद के व्यय पे, खुद सेवा करके, खुद काम करके, खुद मजदूरी करके, कब्बसी बेचकर, चूना से पुताई करके, इस तरह से करके मैंने जीवन यापन करके एमए तक की शिक्षा प्राप्त किया। अच्छा, हमने सुना था 8वीं के बाद से आपने खुद के खर्चे से खुद की पढ़ाई की है जी। अच्छा सर, आपके पिताजी का क्या व्यवसाय था, क्या करते थे पिताजी? पिताजी बुनकर थे जी, जो साड़ी का धंधा करते थे। तो ये हमारे यहाँ मंगठा कहलाता था, उसको हैंडलूम कहते हैं उसको। तो वहाँ हैंडलूम था। हैंडलूम में वो सप्ताह में 3-4 साड़ियाँ उतारते थे, तैयार करते थे। बहुत काफ़ी शिकस्त भी थे, वृद्ध भी थे जी। और उनसे उतना काम भी नहीं हो पाता था। अब 3-4 साड़ी में क्या मजदूरी चलेगी, क्या परिवार पलेगा। सही बात है जी। ऐसी परिस्थिति से पढ़ते हुए हम आगे बढ़े। जी। सर, हम ये भी जानना चाह रहे हैं, जब आप बड़े हो रहे थे तो पूनाराम जी ने क्या सपना देखा था कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है? मैंने एक सपना देखा था कि बहुत राजा महाराजा हमने देखे जिन्होंने
कुआं खोदा, बावली खोदा, धर्मशाला बनाया, स्कूल खोला, लोगों को पढ़ाई लिखाई में मदद किया, लोगों को आगे बढ़ाने में मदद किया। तो इस टाइप से ये राजा महाराजाओं के काम थे। तो मैं सोचता था क्या राजा महाराजा ये काम कर सकते? नहीं, ये काम हम भी कर सकते हैं। सही बात है। अगर बुद्धि का उसमें विवेक हो तो वो सामान्य व्यक्ति भी ये काम करा सकता है। ये मेरे मन में कल्पना थी कि मैं एक न एक दिन जो राजा महाराजा काम करते हैं वो मैं करूँगा जी। और ईश्वर ने मुझे शक्ति दिया, बल दिया, साहस दिया, धैर्य दिया, शक्ति दिया और मैं आगे बढ़ा। और मैं बढ़ते हुए मैंने 21 साल की उम्र से, जब से मैंने होश संभाला और बालिग हुआ, 21 साल से उम्र से मैंने यहाँ की एक संस्था थी श्री हनुमान व्यायामशाला जी। और कोष्टा समाज सिवनी, ये एक संस्था थी। तो मैं 21 साल से वहाँ पर प्रवेश पा लिया और उस प्रवेश दिलाने में मुझे अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर शिव प्रसाद कोष्टा, जो पूर्व कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पे, और डॉक्टर रामदयाल कोष्टा, प्राचार्य DN जैन महाविद्यालय जबलपुर, इनके मार्गदर्शन में मैंने अपना जीवन आगे बढ़ाया, संघर्ष में रहा। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमको शिक्षा, यदि शिक्षा है तो आपके पास सब आ जाएगा, और अगर शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। तो उन्होंने जब शुरू में जब वो लोग जबलपुर से मेरे यहाँ पधारे थे सबसे शुरू में, तो जब घर में घुसते थे तो मेरे घर में घुसने में सर पे उनको चौखट लग गई थी। अच्छा जी। दरवाज़ा बहुत छोटे होते थे और बैठने के लिए मेरे पास कुर्सियाँ भी नहीं थी। तो मैं ऐसी फट्टी बिछा करके और उनको बैठाला। तो बोले मैं तो समझता था कि आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, पर आपकी स्थिति तो ऐसी है कि आपको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे डांटा। डॉक्टर शिव प्रसाद कोष्टा जो वैज्ञानिक थे, उनने मुझे डांटा कि बोले जैसा तुम व्यतीत कर रहा है वैसे मैंने भी अपना जीवन व्यतीत किया है। तो तुम अब 5 साल तक मुझे आप यहाँ देखना मत समाज सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि समाज सेवा का जो क्षेत्र है वह बहुत कठिन क्षेत्र है और इसमें आगे बढ़ना सामान्य व्यक्तित्व का काम नहीं है। इसलिए तुम जब तक सुदृढ़ न बनो, सबसे पहले शिक्षित बन जाओ पूर्ण, और जब तक पूर्ण सुदृढ़ न हो जाओ तब तक अब समाज के काम में दखलंदाजी मत करना, समाज में काम करना। आपने बेटा मुझे बुलाया है, मैं आपके यहाँ आया हूँ, पर भविष्य के लिए आप ध्यान रखना। आप अभी से अगर अपने जीवन को इसमें कुर्बान कर दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी। तो मैंने उनकी बात को बिल्कुल लिख के रखा और उनके मार्गदर्शन में चला। तो मैंने MA तक की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद में, जब मैं MA पूर्ण कर लिया पढ़ाई, और फिर मैंने कई विभिन्न जगह इंटरव्यू दिया और ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ हुआ कि मैं जिस इंटरव्यू को देता था उसमें सक्सेस हुआ। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे मिलिट्री की सेवा में एजुकेशन ब्रांच में स्थायी कमीशन जी, उस पर मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ। अच्छा। परंतु मैं उसके दौरान में बरघाट ब्लॉक के मलारा एक गांव है, वहाँ एक चम्मू टोला में एक बहुत बड़ा तालाब खुद रहा था। तो मैं स्वेच्छा से वहाँ चला गया था। तो सामने वाले जो अधिकारी थे उस टाइम PWD के और सुपरवाइज़र थे और जो संचालक थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हम आपको नौकरी में यहीं रख लेते हैं, आप यहीं काम करो, अब मत जाना। तो उन्होंने मुझे रख लिया और मैंने वो निर्माण कार्य वहाँ से अपनी चालू किया। सबसे पहले मैंने चम्मू टोला करके गांव था, वहाँ पर आज भी वो तालाब है, लोग आज भी नाम लेते हैं, रानी तालाब करके है, आज भी मेरी याद करते हैं लोग। तो मैंने इतने तन मन से बिल्कुल ऐसा भड़ के उसको ऐसा किया कि शायद ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दे दिया कि ये काम तुम्हारा चालू हो गया। जैसे कहते थे ना राजा महाराजा करते थे, तालाब बनाते थे, मैंने सोचा ये तो काम तो मुझे मिल गया। तो मैंने उसको नौकरी ना समझ करके, मैंने उसको सेवा समझ करके मैंने काम चालू किया। और जो काम 2 साल में पूर्ण होना था मैंने 6 महीने के अंदर पूर्ण करवा के दिया। तो वो इतने प्रसन्न हुए। उसी दौरान मुझे मिलिट्री की सेवाओं के लिए मैं तो वहाँ चला गया सुपरवाइज़र बन के सेवाएँ करने। तो मेरे माता पिता घर में रहते थे और मैं वहाँ चला गया। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरी इकलौती बहन, ये हम दोनों ही हैं। अच्छा। तो जब मैं वहाँ चला गया तो वो इंग्लिश में पहले आदेश आता था कि मिलिट्री की सेवाएं के लिए। तो उन्होंने वो आर्डर बताया लोगों को। तो लोगों ने कहा कि अब तुम्हारा लड़का का तो यहाँ नहीं रहने वाला तुम्हारे पास। अच्छा। अब वो तो मिलिट्री में चला जाएगा। हाँ। उसकी तो बहुत बड़ी नौकरी लगी है। अच्छा। अब वो चला। हाँ। हमारे पिताजी रोना गाना चालू कर दी। 2 दिन खाना नहीं खाया, मदर ने खाना नहीं खाया। और ये यहाँ से पहले बरघाट तक बस चलती थी जी। बरघाट से वहाँ कोई बस नहीं चलती थी। तो वहाँ पर ये पैदल
वहाँ से रवाना हुए मलारा 8 किलोमीटर। छोटे कद के थे, अभी मैं आपको फ़ोटो भी बताऊंगा, ऊपर रखी हैं जी। तो छोटे कद के थे। जब वो दोपहर को 1-2 बजे करीब पहुँचे, ऐसा छाता लगा करके, और उस टाइम पे मैं तालाब में था, तो तालाब में मैंने देखा तालाब से कि कोई व्यक्ति छाता लगा के आ रहा है। तो मेरे मन में सोचता था कि देहात के लोगों को भी धूप लगती है क्या? अच्छा। मैं तो शहर का आदमी खड़ी धूप में काम करवा रहा हूँ, हाँ। और यहाँ तो देखो छाता लगा के आदमी आ रहे हैं। जी। तो मैं बड़े गौर से देखा ये व्यक्ति कौन हो सकता है। जी। काफ़ी दूर से देखा मैंने। देखते देखते जब वो नज़दीक आने लगे तो मुझे एहसास हुआ, नहीं ये तो चालाल तो मेरे को ऐसी समझ में आ रही है परिचित की, पिताजी को कौन नहीं पहचानेगा। सही बात है वो तो काफ़ी दूर से फिर मैंने उनको, अरे मैंने कहा ये तो पिताजी हैं। जी। मैं दौड़ के भागा उनके पास, और वो मेरे को पकड़ ली और रोने लगे, नहीं छोड़ा हाथ। फिर मैंने उनको समझाया कि क्या बात है बताओ। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया, और अपॉइंटमेंट ऑर्डर में जब मेरा नियुक्ति का हुआ तो मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर मिल गया, जो मैं चाह रहा था मिल गया। तो पिताजी ने सोचा कि ये भाग जाएगा यहाँ से। हाँ। परंतु मैं माँ बाप के इकलौता लड़का था, इसलिए मैंने सोचा मैं चला गया, इनको अटेका क्या कुछ हो गया तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं उनके साथ रहा। और वहाँ से भी मेरी नौकरी छुड़वा के वो घर में बुलवा लिया। अच्छा। तुरंत में यहाँ आ गया। इसके बाद फिर मेरा अपॉइंटमेंट फॉरेस्ट में हुआ जी, डिप्टी रेंजर के लिए। जी। उसमें भी सक्सेस हुआ मैं। अरे वाह। जब ऑर्डर मिला मुझे कि मुझे ऑर्डर मिला, पिताजी मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं, जंगल में शेर रहते हैं, गांव में कैसे आदमी रहते हैं, गांव में जाओगे कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी, कोई मार मूर देगा, नहीं जान देता बेटा मैं फॉरेस्ट की नौकरी में। और उन्होंने नहीं जाने दिया, फॉरेस्ट में भी नहीं गया? नहीं गया। इसके बाद फिर मेरा गवर्नमेंट की टीचरशिप में जॉब लगा। जी। टीचरशिप का जब ऑर्डर आया तो कहीं बाहर देहात का था, 30 किलोमीटर दूर, सिवनी जिले का था, 30 किलोमीटर दूरी की बात थी। तो मैं वहाँ भी जब जाने लगा तो फिर पिताजी ने रोक दिया कि नहीं, तो हमारा साथ छोड़ दोगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। वहाँ की नौकरी भी मुझे नहीं करने दी, जबकि घर के हम गरीब थे जी, परंतु नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। और यहाँ मेरे साथ ये जीवन का बंधन था कि मेरे माता पिता के इकलौता संतान, अगर मैं खुद चला गया, इनको कुछ हो गया तो मुझे जीवन और दोष लगेगा। सही में। तो उसमें भी नहीं गया मैं। ये कब की बात है? ये सन 70 की बात है। अच्छा अच्छा। फिर 9 सितंबर 72 को जी, मेरा फिर से एक अपॉइंटमेंट जिला, उस समय भूमि विकास बैंक नाम कहलाता था जी, जिसका आज नाम जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। जी, उस बैंक में मैंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में भी मेरा पहला सिलेक्शन हुआ। और दादू रूपनाथ सिंह जो यहाँ के मालगुजार रहे हैं, बहुत बड़ी फर्म, जी। दादू रूपनाथ सिंह, उस समय वो अध्यक्ष थे। और जब लिस्ट निकली, करीब 44 लड़के उसमें परीक्षा में बैठे थे, और 44 लड़कों में 14 पास हुए थे। वो 14 पास होने के बाद में फिर जब उनका ओवरऑल हुआ तो उसमें मेरा पहला नंबर लगा। जी। तो दादू रूपनाथ सिंह ने फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, बेटा आप काम करो, 1 रुपया नहीं लगा, 1 पाई पैसा नहीं लगा। और वो आदमी इतना खुश हुआ कि मुझे पता नहीं था कि तुम जैसी हस्तियाँ भी यहाँ हैं। इंटरव्यू में मुझे से जब पूछा गया था प्रश्न, तो वो इतने आकर्षित हुए थे कि आप तो आ जाओ। अच्छा, और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब दिक्कत की बात ये रही कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, उस टाइम पे मुझे जो अपॉइंटमेंट हुआ सुपरवाइज़र पोस्ट पे हुआ। सुपरवाइज़र पोस्ट पे होने के बाद में जब मुझे तनख्वाह अलॉटमेंट हुई तो 100 रुपये मूल वेतन, धन 70 रुपये महंगाई, तो 170 रुपया ये मतलब मेरा फिक्स हुआ। उस टाइम की तनख्वाह सन 72, 170 रुपये महीना मिलता था। 170 रुपये महीने में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। और क्या पोस्ट थी उस समय? सुपरवाइजर की। जी जी। जब मैं उसमें अपॉइंटमेंट हुआ और मैं जाने के लिए तैयार हुआ, उस टाइम पे फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया, फिर टीचरशिप में हो गया। अच्छा अच्छा। जब टीचरशिप का हुआ तो फिर पे स्केल वाली बात आई, भाई देखो तो कितना पे स्केल हुआ। तो उसमें शिक्षकों को वेतन 100 रुपये था। अच्छा। अब सोचने की बात यह है कि 100 रुपये की नौकरी करेगा कि 170 की करेगा नौकरी। सही बात है। तो मैंने इसलिए गवर्नमेंट जॉब नहीं किया और मैं प्राइवेट बैंक, कहना चाहिए सहकारी बैंक, इस सहकारिता एक क्षेत्र होता है। जी, ये सहकारी ये बैंक। कहाँ थी ये बैंक? ये बैंक सबसे पहले थी नहीं, आपकी जहाँ नौकरी लगी हाँ, वहाँ की बताइए। हाँ, जहाँ नौकरी लगी वो सिवनी में
ये तुम्हारे रामचरण सेठ की एक बिल्डिंग है, राम स्वरूप फतेहचंद अग्रवाल के कॉर्नर पे जो एक चाल बनी है 50 दुकानें की, वो अच्छा, चाल यही सियूनिच के अंदर थी। इसके अंदर थी। अच्छा अच्छा। तो फिर पिताजी भी तैयार हो गए, सब तैयार हो गए, पूरा परिवार तैयार हो गया, और इसलिए मैं फिर यहीं पर मैंने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ते हुए, मिलिट्री की नौकरी छोड़ते हुए, फॉरेस्ट की नौकरी छोड़ते हुए, टीचरशिप की नौकरी, गवर्नमेंट का ये पूरे प्रतिष्ठान छोड़ते हुए, और मैंने सिर्फ माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने ये सहकारिता की नौकरी हासिल की, और तब से मैं लगातार इस काम में करता रहा। मैंने लगभग 38 वर्ष 6 महीने इस पोस्ट पे काम किया। फिर मेरा बहुत जल्दी मतलब फिर मेरा प्रमोशन ब्रांच मैनेजर के रूप में हुआ। फिर तक लगातार थोड़ा सा वेतन बढ़ते रहा, पर चूँकि सहकारिता के क्षेत्र में पे स्केल बहुत कम था, तो मैं 15,000 रुपये राशि में रिटायरमेंट हो गया। अच्छा। रिटायरमेंट भी मेरा 2007 में हो गया, 31 मई 2007 को मेरा रिटायरमेंट हो गया, और तब से मैं आज 13-14 साल हो गए मैं लगातार उसके बाद में, चूँकि मैं कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, जबकि मैं कृषि करना नहीं जानता था। अच्छा अच्छा। मैं तो बुनकर जानता था। जी जी। बुनकरी का काम था कि कपड़ा बनाना और धागा जोड़ना और करना, और कोसे का काम करना। पहले कोस्टल लोग यहाँ बहुत थे, तो कोस्टल लोग कोसे से वस्त्र का निर्माण करते थे। जी जी जी। और इसके बाद फिर सूती वस्त्र का निर्माण किया गया फिर, और इस सब काम में जब चलते रहे तो मैं नहीं कर पाया था ये काम, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि परिवार के पूरे सदस्य इस काम में जुटे हुए हैं, और उनको एक टाइम का खाना नसीब हो रहा है, तो वो धंधा किस काम का। सही बात है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि परिवार के पूरे लोग काम में लगे हुए हैं, और एक टाइम का भोजन मिल रहा है, एक टाइम का मिल ही नहीं रहा, तो हमने कहा ऐसा धंधा नहीं करना। वो मैंने ऐसा मन में बिठा रखा था, इसलिए मैं वो धंधा नहीं किया, और मैं फिर सीधे बैंक में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। अच्छा। और बैंक से सेवा दी। जी जी। सर, हम और आपके फिटनेस के बारे में जान रहे हैं। अभी भी हम आपकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। हम वो भी जानेंगे कितने क्या उम्र है आपकी, और आपकी सेहत का राज भी हम जानना चाहेंगे। इस विषय में तो बहुत ही सिंपली और साधारण व्यक्ति है। मैं तो सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ कि जिनके पास ही मैं बैठा हुआ हूँ। जी। हनुमान मंदिर बाएं में है, तो दाहिने में हनुमान व्यायामशाला है। और मैं 21 साल की उम्र के बाद में जैसे ही बालिग हुआ, तब से मैंने बताया था कि मैं संस्था से जुड़ गया था। जी। तो मैं कोष्ठा समाज से भी जुड़ा, हनुमान व्यायामशाला से भी जुड़ा, और मैं आगे बढ़ता रहा। तो सबसे पहले मैं दंड बैठक, कुश्ती वुस्ती ये पूरा अटेंड करता था। मैं अभ्यासशाला में जब था तो 8वीं पढ़ता था, उस तब का मुझे जानकारी है। हालांकि मैं पहलवान नहीं था, जी। परंतु पहलवानी करता था। अच्छा। दंड बैठक सब करता था, पहलवानी भी करता था। तो मेरे साथ हमारे टीचर थे यहाँ पर, वो जानबूझ के मेरे से ज़्यादा हष्ट पुष्ट बलवान लोगों के साथ मेरी कुश्ती लड़वाते थे। अच्छा। और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि मैं उसमें भाग लिया, और हर व्यक्ति को हराते हुए मैं आगे बढ़ता गया। अच्छा। और परंतु मैं दंगलों में जाके नहीं लड़ा। अच्छा अच्छा। स्कूल की तरफ से काम किया। स्कूल में मुझे अभ्यासशाला में कृषि का उत्साह कहाँ से जागा कि यहाँ एक अभ्यासशाला थी। जी। अभ्यासशाला का पहले नाम था बुनकर ये बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय। बुनकर यहाँ बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय में टीचर लोग रहते थे, तो टीचर की ट्रेनिंग होती थी। तो वो लोग ये देखते थे कि जो लड़की की रुचि रहे उसको उस तरफ मोल्ड कर देना। जैसे एनसीसी की तरफ मेरा काफ़ी अच्छा रुझान रहा, मैंने बी सर्टिफिकेट तक प्राप्त किया कॉलेज में। और जब अभ्यासशाला में जब मैं चालू हुआ तो उन्होंने मुझे सिखाया कि आप क्या कृषि करना चाहते हो। मैंने कहा कृषि तो राष्ट्रीय धंधा है जी, और किसान तो भारत की जान है। भारत भूमि में अगर कोई व्यवसाय भारत भूमि से के विकास के लिए हो रहा है तो इससे बढ़ के तो कोई दूसरी सेवाएं हो नहीं सकती। सही बात है। जबकि मैं जानता नहीं था किसानी। जी जी जी। हल बखर क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। तो उन्होंने अभ्यासशाला में हमको फिर सब ज्ञान दिया, शिक्षा दी। हम लोग क्यारी में धनिया है, मेथी है, पालक है, इस टाइप से सब्जी उगाना, बीज लगाना, खाद लगाना, पुष्पों के कलम लगाना, इस टाइप से उन्होंने यहाँ से सिखाया। और सिखाने के बाद हम उसमें मेरी रुचि ऐसी बढ़ गई कि मैंने उसी टाइम से सोच लिया था कि नहीं अब मैं तो मातृभूमि की सेवा करूँगा। अच्छा अच्छा। मातृभूमि मतलब कृषि। जी जी। तो कृषि की सेवा करूँ, ऐसा मैंने उद्देश्य शुरू से बना लिया। जब मैं पढ़ता था 8वीं, अच्छा। जब से मैंने देखा तो मेरा रुझान जब स्तर पर रहा, तो चूँकि मैं तो आर्ट्स का विद्यार्थी था, बीए पढ़ा था, आर्ट्स का विद्यार्थी था। पहले कृषि वाला ये कोई चैप्टर ऐसा नहीं चलता था।
तो आर्ट्स के विद्यार्थी रहते हुए मैं एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान रहा। तो ईश्वर ने मुझे एग्रीकल्चर में ब्रांच मैनेजर तक बनवा के रिटायर करवा दिया। और जैसे ही मैं रिटायरमेंट हुआ मेरा, तो एक सम्मेलन यहाँ हुआ था सिवनी में, ये तुम्हारे कृषि विज्ञान केंद्र में, जिसमें अपने ज़िले ही नहीं बल्कि प्रदेश के बहुत से अतिथि लोगों को बुलवाया गया था कृषि से संबंधित, और सबके लेक्चर सुने गए थे वहाँ। जी। तो किसी ने मेरे को बोल दिया कि भैया आपको भी बोलना है। अच्छा। तो मैंने उठ के बोला वहाँ, और अपना करीब 15 मिनट के भाषण में, अपने 15 मिनट के वक्तव्य में कुछ लोगों को इतना आकर्षण लगा कि ये आदमी कृषि विकास में बहुत कुछ कर सकता है, न केवल सिवनी को बल्कि पूरी प्रदेश ने, पूरे राष्ट्र को कुछ दे सकता है। तो वहाँ से एक आवाज़ आई, वहाँ से एक ही आवाज़ आई कि भैया, पूनम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप भैया कृषक के क्षेत्र में ऐसी अपनी लेखनी चालू कर दो जिससे लाखों लोगों का, लाखों किसानों का कल्याण हो जाए। परंतु उस समय पूंजी का भारी अभाव भी था, हम कोई छोटी सी नौकरी में थे। ये खर्चे जो पत्रिका है आज 25,000 रुपया, ये जो पत्रिका है हमारी, ये पत्रिका है, ये पत्रिका जो है जी। ये 25,000 रुपये की 1,000 छपती है। अच्छा। आज के समय पे जो पत्रिका का जो मोल भाव है बहुत ज़्यादा हो गया। हमने इस संबंध में जब सोचा कि इसका खर्च कैसा होगा पूरा, तो कहा भैया आप करवा लो जैसा भी हो, गवर्नमेंट भी इसमें मदद करेगी। तो गवर्नमेंट ने मुझे मदद करी। वो साल में 3 विज्ञापन मुझे 15-15 हज़ार रुपये के देते थे। तो 45 हज़ार में क्या होता, वो 2 ही महीने की खुराक हुई। तो बाकी फिर 8 महीने का खर्च हमने, मेरे बेटे ने मदद करके, बेटे का मेरा बहुत सराहनीय योगदान रहा, और उन्होंने ये सब कब चालू किया। और कृषक पत्रिका जब मैं रिटायरमेंट के बाद में, मैं जब इस क्षेत्र में जब पधारा और इस क्षेत्र में जब मैंने कार्य चालू किया, तो मुझे अपार प्रसन्नता हुई। मुझे जितनी प्रसन्नता नौकरी में नहीं हुई, उससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे इसमें मिली कि मैं लाखों किसानों के उद्धार के लिए कुछ कर रहा हूँ। अभी तक हमने कृषि के बारे में समझा, अब थोड़ा सा हम साहित्य के बारे में जानते हैं। आपका साहित्य की ओर कैसे रुझान हो गया? आपने सद्भावना काव्यांजलि लिखी हैं, उस बारे में भी कुछ बताइए। मैं शुरू से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, और हिंदी साहित्य में मेरी बहुत बड़ी पकड़ रही है। अच्छा। मुझे हर सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में मिलते थे जी। शुरू से। जी। तो मैंने एमए तक हिंदी से पढ़ाई की। उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम हम नहीं कर पाए थे, पूरी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। और उसके बाद जब हम साहित्य के क्षेत्र में जब उतरने की स्थिति आई, तो वो हम ओरिजिनल चीज़ में हमने काव्यांजलि तैयार की। अच्छा। अच्छा। जैसा कि मैं बताना हूँ आपको कि सद्भावना जब काव्यांजलि लिखी जा रही थी, जी। उस टाइम पे यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ था सिवनी में। जी। उसका मुझे बहुत दुख हुआ था। और मैं अनेकों हमारी जो बस्तियाँ हैं सिवनी की, हमारे बहुत से मित्र थे जी। मोहम्मडन से भी थे, हिंदू भी थे, सभी लोग। हम उनके पास जा करके उनको सांत्वना दे करके कि भाई मत लड़ो मत भिड़ो, हम लोग एक हैं, हम लोग एक खून हैं। और करके हमने तब से तो मैंने सद्भावना की लेखनी चालू किया, चूँकि मैंने अलग अलग खंडों में कई चीज़ें लिखी। और खंडों में लिखने के बाद में मुझे फिर बार बार ये कहा गया लोगों से कि भैया आपने इतना काम किया है, वो जितना और इतना कहीं भी जहाँ पर कुछ भाषण वगैरह आपके होते तो हम सुनते रहते हैं, तो आप तो सद्भावना से परिपूर्ण हैं, तो सद्भावना की काव्यांजलि निकाल दो ना। सही बात। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनका कहना गलत नहीं है जी। क्योंकि साहित्य के काम में वर्तमान लेखनी चलाने में खर्च बहुत ज़्यादा है। जी। 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 हर काम में बहुत ज़्यादा खर्च है, तो हम लोग बियर नहीं कर पाते क्योंकि हम छोटी परिस्थिति के लोग रहे हैं, इसलिए हम बियर नहीं कर पाते। फिर भी मैंने एक बार जुटाया और मैंने सद्भावना काव्यांजलि लिखा। और काव्यांजलि लिखने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चूँकि मैंने पहली बार किताबें लिखा है साहित्य की, जी। कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो अच्छे साहित्यकार और विद्वान से इसकी समीक्षा करवाना चाहिए। तो मैंने इस समीक्षा के लिए डॉक्टर राम भुवन सिंह ठाकुर, जो विद्या वाचस्पति थे, पीएचडी भी थे और बहुत बड़े साहित्यकार थे, अभी उनका देहावसान लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो वो मेरे गुरु भी थे। तो मैं उनसे पूछा कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? अरे उनका तुम तो बहुत कुछ लिख सकते हो भाई, तुम्हारे पास तो खजाना भरा है, उसको लाओ कलम में, उसको कलम में करो भाई। जाने के लिए तो सभी आए हैं, मैं भी जाऊंगा और आप भी जाओगे, पर उसको आप साहित्य के रूप में ला दो।
तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा साहब समीक्षा आपको करना पड़ेगा और मुझसे जो गलती हो आप सुधारो देना। बोले तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। मैंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, चूँकि मैं साहित्य के क्षेत्र में पहली बार कदम रख रहा हूँ तो आपको इस पे बहुत तीखी नज़र रखना पड़ेगा और आप मुझे शिष्य समझ के मुझे समझाइश देते रहेंगे तो मैं लिखूँगा। अगर आप समीक्षा करोगे तो मैं लिखूँगा, नहीं तो मैं नहीं लिख सकता। फिर उन्होंने मुझे बहुत बल दिया कि नहीं तुम लिखना चालू करो और अगर उसमें राशि की भी आवश्यकता होगी तो मैं राशि भी दिलवा दूंगा आपको जी आपका छपवाने की जरूरत पड़ेगी मैं छपवा भी दूंगा, जी परंतु आप लिखो, आपके दिल में बहुत कुछ है। तो मैंने ऐसे ही सोचा, तो मैंने वहाँ से अपनी हिंदी मुस्लिम राइट्स को समाप्त करने के लिए, लोगों में भाईचारा पैदा करने के लिए, लोगों में सद्भावना पैदा करने के लिए मैंने ये लिखना चालू किया। उसका नाम ही रख दिया मैंने सद्भावना। क्या बात और है जब जी। लिखा तो उसके बाद मैंने माननीय जगतगुरु शंकराचार्य जी, स्वामी सर्वज्ञानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों पे इसकी पहली प्रति मैंने प्रस्तुत किया। और उस टाइम पे मैंने यही लिखा था सद्भावना पर कि मिली प्रेरणा दिव्य दिव्य कर्मे कृति अर्पित, सद्भावना मैं माँ को उन्हीं की वस्तु समर्पित। क्या बात है जी। और मैंने ये लिख करके और बहुत अच्छी इसको लिखा और स्वामी जी ने जब इसको देखा तो मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत प्रसन्न हुए। उस टाइम का मुझे चित्र भी है, बताऊंगा आपको जी। थोड़ा सा आप और ये मेरी किताब थी सद्भावना। और मैंने मानव जाति के कल्याण के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेते हुए ये काव्यांजलि लिखी थी। और इसके साथ में फिर जब मैंने गुरुजी को दिया तो गुरुजी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उस टाइम पे अपनी कृषक पत्रिका के 9वें वर्ष था। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दी कि उनकी कृपा से उनसे मैंने ये समाज दर्पण और ये कृषक जगत की ये पत्रिका, अपनी कृषक समाज सेवा, ये सब पूरा उनके चरणों पर अर्पित करते हुए लिखा पढ़ा। क्योंकि मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की थी, जगत गुरु शंकराचार्य जी से मैंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो उन्होंने बस मुझे यही कहा था कि जन कल्याण के लिए काम करो, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। और वह उनका आशीर्वाद सच हुआ। उनका आशीर्वाद सच हुआ। और आशीर्वाद सच होने से उन्हीं की कृपा से मैंने करोड़ों रुपए की संपत्ति के हनुमान व्यायामशाला का जो निर्माण कराया उनकी कृपा से हुआ। जी जी। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता। और उन्हीं की कृपा से श्री हनुमान व्यायामशाला के प्राचीन 100 वर्ष पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार फिर से किया जा रहा है और वह शीर्ष स्थान तक पहुंच गया है। ऐसा चल रहा है। तो मैं सद्भावना के विषय में मैंने ज़्यादा तो लिखा बहुत है, पर तो अब इतना पढ़ाने और बतलाने का समय भी मेरे पास नहीं है। परंतु जो डॉक्टर राम भवन सिंह ठाकुर, जो एमए साहित्य रत्न विद्या वाचस्पति थे, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त था, जो शिक्षक थे, लेखक थे और कवि और साहित्यकार थे, जिन्होंने इसकी समीक्षा किया। और समीक्षा में जो मुझे उन्होंने लिख के दिया वो मैंने उनकी समीक्षा ही को हूबहू छाप दिया। तो उसमें लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि प्रमुख कविता सद्भावना, जो कि काव्यांजलि की भी पहचान कराती है, में कवि के सद्भावना के विभिन्न स्वरूपों को अभिव्यक्त करते हुए उनकी सामाजिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक एकता, अमन चैन स्थापित करने में अहम भूमिका को दर्शाया है। सद्भावना स्थापित करने के लिए राष्ट्र भी अनेक प्रयास करता है। चूँकि कवि का यह मानना है कि सारे राष्ट्र देश का परिचय सद्भावना से जुड़ा है। जी। सारे राष्ट्र देश का परिचय सद्भावना से जुड़ा है। सद्भावना ही सर्वश्रेष्ठ महान राष्ट्र की पहचान है। क्या बात है। तो ये आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। और इसके बाद उन्होंने जब इसका और गहन अध्ययन किया तो मैंने उस पर एक तो सद्भावना पे लिखा, उस पर एक पार्ट किया मैंने शून्य। जी। तो शून्य के विषय में फिर उन्होंने समीक्षा करते हुए कवि अपने राम भवन सिंह जी ठाकुर साहब ने ये लिख के दिया कि इनका इसमें बहुत गहन अध्ययन है। जिस शब्दों से बांधने में इन्होंने विशेष प्रयास किया है, उनकी 2 लाइन में मैं बात करना चाहता हूँ कि शून्य से संसार जन्मा। जी। शून्य से संसार जन्मा, शून्य निराकार साकार है। शून्य से संसार जन्मा, शून्य निराकार साकार है। शून्य बिंदु मात्र है, शून्य बिंदु मात्र है और शून्य ही संसार है। क्या बात है जी।
ये उन्होंने मुझे 4 लाइन में अपना पूरा जीवन का सार जो उस पत्रिका का था वो उन्होंने निकाल के दिया। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि माँ की कविता में इन्होंने अतुलनीय महिमा को विभिन्न स्वरूपों में वर्णित किया है एवं माँ की ममता, त्याग, समर्पण, भावना और वात्सल्य, प्रेम, स्नेह को सराहा गया है। जिसमें उन्होंने लिखा है, जो मेरे विषय में लिखा उन्होंने, कि माँ कविता में उन्होंने क्या लिखा कि माँ समता, माँ समता, प्यार स्नेह और कोई दे सकता नहीं। माँ समता, प्यार स्नेह और कोई दे सकता नहीं। माँ की ममता के मोती, माँ की ममता के मोती हर कोई पा सकता नहीं। सही बात है। जो आज मुझे जीवन में चरितार्थ हो रहा है। और इसी तरह मैं इसको आगे बढ़ाते हुए मैंने विशेष करके, चूँकि मैं कृषि से जुड़ा रहा, तो मैंने अन्नदाता के विषय में, अन्नदाता मतलब कृषक, जी। तो धरती पुत्र अन्नदाता कविता में कृषक के परिश्रमी जीवन और उसकी आपदाओं, प्राकृतिक प्रकोपों एवं श्रम साधना तथा परोपकारी जीवन के यथार्थ स्वरूप को अंकित किया गया है इस कविता में। मतलब मेरे द्वारा जो लिखा गया है उस कविता में उन्होंने ये 4 लाइन लिखा कि किसान सहनशील संयमी है जी, किसान सहनशील संयमी है, समुद्र सरिस विशाल दिल है, समुद्र सरिस विशाल दिल है, मुसीबत के पर्वतों से वह, मुसीबत के पर्वतों से वह तनिक भी घबराता नहीं है, तनिक भी घबराता नहीं। सही बात है सर। इसके बाद फिर उन्होंने मेरे और बिंदुओं पर अध्ययन किया और मेरी विभिन्न कविताओं को उन्होंने जब देखा तो मैंने एक दीप कविता भी लिखी थी। तो दीप कविता में उन्होंने लिखा था कि हे दीप सदा तू साथ रहना, हे दीप सदा तू साथ रहना, अंधकार न होने पाएगा, सही, विकास के कदम संग संग आगे को बढ़ते जाएगा, आगे को बढ़ते जाएगा। क्या बात है जी। और इस तरह लगातार ये चलते रहा, मेरा यह दायरा आगे बढ़ते रहा। तो उन्होंने, ठाकुर साहब ने ईश्वरी तत्व से मुझे जोड़ने का कोशिश किया और उन्होंने जब मेरी कविताओं में पाया कि इनका गो सेवा हमारा परम धर्म है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने पूर्णतः निभाया उस फर्ज को, हम सब अपने लिए अनुकरणीय इस कविता के माध्यम से जान सकते हैं कि शेष नाग गंधर्व इंद्र सब, गौ माता के विषय में मेरी कविता से उन्होंने निकाला कि शेष नाग गंधर्व इंद्र सब गौ माता में पूजे जाते हैं, इनका निवास गौ के अंग अंग में, नारद भी महिमा गाते हैं, नारद भी महिमा गाते हैं। और इसको उन्होंने आगे बढ़ाते हुए और लास्ट में मुझे शुभकामना और आशीर्वाद दिया कि रहे सद्भावना विमल, रहे सद्भावना विमल, कुल कीर्ति कमाओ, रहे सद्भावना विमल, कुल कीर्ति कमाओ, बढ़े चरम उत्कर्ष नित, नेह निर्मल यश पाओ, नेह निर्मल यश पाओ। मैं ठाकुर साहब को भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा जाना, इतना बड़ा समझा और मुझे एक मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सद्भावना के विषय में तो बहुत सी चीज़ें लिखी हैं हमने जी, ये सब चीज़ मैंने आपको पढ़ के बता दिया। और इसके अलावा भी मैंने अनेकों कई कविताएँ लिखी हैं। और मैंने जो एक कोई आपकी पसंदीदा कविता सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। पसंदीदा कविता में अभी मुझे जितना याद है जी, मैं उतना ही बताता हूँ, क्योंकि वो मेरे को अभी वो किताबें खोज नहीं पाया है मैंने। जी जी जी। फिर भी बता देता हूँ। पंछी के विषय में मैंने लिखा। वो कहाँ लिखा, जब मैं इसी स्थान में बैठे बैठे, जब मेरे सामने एक शिव जी का मंदिर है जी, बिल्कुल 5 फुट का, और 5 फुट के उस मंदिर में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। अच्छा। उसको ये नहीं लगा कि यहाँ पर आने जाने वाले लोग डिस्टर्ब करेंगे, उसका घोंसला उड़ जाएगा। पर वो चिड़ियों की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक घोंसला बना दिया। और घोंसला बनाने के बाद उसमें बच्चे भी दे दिए उन्होंने। अच्छा। वो मैं किसी को छीन नहीं देता था, मैं तकवारिश करता रहता था उसके कि जी बच्चे यहाँ से बड़े होकर ऊपर उड़ जाएं। अच्छा। तो मैंने उन्हीं के विषय में एक यहीं बैठे बैठे, यहीं जिस स्थान में बैठे इसी बैठे बैठे लिख दिया। उसका नाम लग दिया मैंने पंछी। जी। पंछी शाम ढले घर आना, पंछी शाम ढले घर आना, रैन बसेरा हो गया पूरा, रैन बसेरा हो गया पूरा,
रैन बसेरा हो गया पूरा, रैन बसेरा हो गया पूरा, पंछी साथ निभाना, पंछी शाम ढले घर जाना, पंछी शाम ढले घर जाना, तिन तिन तिनका जोड़ के तूने, तिन तिन तिनका जोड़ के तूने ऐसा महल सजाया, तिन तिन तिनका जोड़ के तूने ऐसा महल सजाया, घास फूस और रेशम धागों से, घास फूस रेशम धागों से उसको सुंदर बनाया, पंछी शाम ढले घर जाना, पंछी शाम ढले घर जाना, पंछी शाम ढले घर जाना। पूनम भी तो मुझे उपनाम से जाना जाता है जी। अरे पूनम भी तो एक पंछी है, पूनम भी तो एक पंछी है, पूनम भी तो एक पंछी है, आना है और जाना पंछी, आना है और जाना। प्रभु कृपा, प्रभु कृपा करना बस इतनी, प्रभु कृपा करना बस इतनी, मौत का लगे ना बहाना, पंछी शाम ढले घर जाना, शाम ढले घर जाना, पंछी शाम ढले घर जाना। क्या बात है जी, बहुत अच्छा, आपके लिए ताली बजना चाहिए, बहुत ही प्यारी कविता है। सर ये कितना टाइम लगता है एक कविता को लिखने में, इस बारे में कुछ बताएंगे क्या? कविता के बारे में तो क्या है, कवि का हृदय इतना उड़ान भरने वाला होता है कि वो यहाँ बैठे बैठे समुद्र के अंदर पहुँच जाता है और आकाश में चढ़ जाता है। जी जी। जैसा कि मैं घोंसलों तक यहाँ से बैठे बैठे घोंसला देखा और 10 मिनट के अंदर कविता लिखी हो गई। अच्छा। समय की कोई गारंटी नहीं रहती, ये कितना समय लगेगा, दूसरी बात कब लिखी जाएगी ये भी नहीं जानते। अच्छा। कभी कभी तो हम 2-3 बजे रात को अचानक हमारी नींद खुल जाती है और नींद में हमको लगता है कि आज इस विषय में हमको कुछ लिखना है, तो मैं तो धीरे से दरवाज़ा बंद करके और अपना करके लाइट जला के और लिखने बैठ जाता हूँ। अच्छा, और ये अच्छा। लिखावटें होती हैं रात को 2 से 4 बजे के मध्य में विशेष करके। जी। और कोई चीज़ या तो 5 मिनट में लिखी हो जाए और नहीं तो 5 दिन में भी नहीं होती। अच्छा अच्छा। जब हम उसमें तन्मय हो जाते हैं, जी। जब आत्मा से उस तरफ घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो हूबहू प्रभु जी हमको लेखनी में बल देता है, साथ देता है, हिम्मत देता है और हमसे लिखी हो जाती है। आप प्रकृति प्रेमी भी, बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी, हमने आपका थोड़ा सा गार्डन घूमा, उस बारे में भी कुछ बताइए हमें। हाँ, मैं लोगों को एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि हर घर में हम जैविक अनाज, जैविक सब्जी, जैविक मसाले का उत्पादन कर सकते हैं। जी। आप कहोगे कैसे कर लेंगे, शहर में तो लोगों को रहने के कमरे की जगह नहीं रहती, कैसे कर लोगे? तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम धरती में ही सब कुछ पैदा करें। विज्ञान प्रगतिशील होते जा रहा है और विज्ञान ने तब ऐसे चमत्कार कर दिया है कि बिना धरती की भी खेती होती है। जी। आप कहोगे कैसे? तो सामान्य सी बात है कि मशरूम की जो खेती है वो बिना धरती के होती है। बंद कमरों में, जिस कमरे को मैंने आपने दिखाया है, जी। उस कमरे में, बंद कमरे में उसकी पैदावार होती है, उसके बनाए जाते हैं पैकेट्स, और पैकेट्स में हम मशरूम पैदा करते हैं। जो आज मशरूम हमें 50 रुपये एक पाव यानी 200 रुपये किलो तक बिकती है, वो हमने खुद अपने बंद कमरों में पैदा किया और इसका लाभ हमने उठाया कोरोना पीरियड में। क्या बात है जी। कोरोना 19 पीरियड में जब हमने देखा कि बेरोज़गारी बहुत छाई हुई है, लोग भारी परेशान हैं, हमको खुद खाने के लिए सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं, लोग आ नहीं रहे थे,
यहाँ पर प्रतिबंधित था लोगों को आने जाने में सब चीज़। तो हमने फिर तब से मैंने इस गृह वाटिका नाम दिया उसको। तब से मैंने गृह वाटिका नाम दिया। और मैं गृह वाटिका के अंतर्गत धनिया, मेथी, पालक, हरी मिर्च और कुंदरू अच्छा और सेमी, जी। गिलकी, इस टाइप के मैंने सब्जियां तैयार करके और मैंने बड़े चाव से खाया। और मेरे तो आश्चर्य लगता है कि एक पौधा मिर्ची का मुझे ऐसा मिल गया कि मीठी मिर्ची। अरे मिर्ची तो तीखी होती है पर मीठी मिर्ची। पूनाराम जी के हाथों से लगी मिर्ची थी ना, तो वो मिर्ची भी मीठी हुई। तो मैंने सोचा कि ये मीठी मिर्ची की मिर्ची तो तीखी से रहेगी भाई, अपना असर थोड़ी छोड़ेगी। सही बात है। तो मैंने अपना बेटे का सहारा लिया उसमें अनुसंधान में, चूँकि वो वैज्ञानिक है जी। तो पापा बोले इसमें कुछ ना कुछ एक तो बीज में है कि इसमें जो, तो मैंने कहा भाई अपन ने तो मिर्ची लाए, वो तो तीखी मिर्ची थी जी। लाल मिर्च अपन लाते हैं और उसके वो दाने निकलते, मैंने वैसे ही डाल दिया। तो बोले जी इसमें एक कैसा निकल गया। तो मैंने कहा एक बात हो सकती है, मैंने प्रकृति का जो रंग है वो हमारे कारण से बदल सकता है। सही बात है। हम कहते हैं कि जैसे काली धरती है, धरती तो काली से रहेगी, अगर उसमें अपन हरा बो देंगे तो हरा हो जाएगी, वो पीला बोगे तो पीला हो जाएगी। जैसे हमने ग्रीन राइस पैदा किया, जी जी जी। हरी धरती हो गई साहब। येलो राइस पैदा किया, पीली धरती हो गई साहब। जी। तो ऐसी धरती पे मैंने कहा, जब मैंने उनको बताया समझा करके, तुम तो वैज्ञानिक आदमी हो, हम तो कुछ नहीं जानते, तो मैंने कहा इसमें हो सकता है कि हमने कभी हमारे घर का दूध फट गया हो या हमने चाय बनाने के लिए रखा हो और कोई कारण से उसमें कुछ गिर गया हो, तो हम उसको कहाँ फेंकें। उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको गमलों में डाल देना चाहिए। अच्छा। तो मुझे ऐसा मन का एहसास हो रहा है कि हो सकता है वो शक्कर का सीरा और वो मैंने उस गमले में डाल दे रहा हो और उससे वो मीठी। तो उनको भी ऐसा विज्ञान में हैं, उनको भी एहसास हुआ कि पापा जी आप बिल्कुल करेक्ट स्थान पे आप पहुंच रहे हो कि प्रकृति भी अपना रंग बदल सकती है, जैसा रखो वैसा हो सकती है। तो हमें तो बहुत मज़ा आया इनकी संघर्ष से सफलता भरी कहानी जानने में। आपको भी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीजिए हमें इजाज़त, ऐसी ही कहानी आपके लिए हम लाते रहेंगे। नमस्कार।